आज मैं आपके समक्ष कक्षा के सब्जेक्ट हिंदी में जो गद्य नंबर 4 है, जिसका नाम है एक प्रश्न 4 उत्तर, जिसके लेखक है श्री प्रकाश। तो यहाँ पर श्री प्रकाश ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, एक प्रश्न 4 उत्तर, इसको मैं विस्तार से बताने का प्रयत्न करूंगा। एक प्रश्न 4 उत्तर उनका लेख है, मतलब इस पाठ का जो प्रकार है वह लेख है। श्री प्रकाश का जन्म 8 मई 1890 में वाराणसी में हुआ। बचपन से ही वो घर से बनते, मतलब एक धन संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम डॉक्टर भगवान दास था। वे कई बार, मतलब बचपन से ही उनमें देशभक्ति दिखाई पड़ती है, तो वो आंदोलन के कारण वो कई बार जेल भी गए। वह स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए उनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति एवं समाज सुधार, नवीन विचार देखने को मिलते हैं। तो ऐसे श्री प्रकाश ने ये बहुत अच्छा राष्ट्र के हित में ये एक लेख लिखा है। इस जो टाइटल है, मतलब शीर्षक है एक प्रश्न 4 उत्तर, मतलब शीर्षक समझने से ही हमें पता चलता है कि इस लेख में एक प्रश्न होगा। प्रश्न कौन सा है वह हमारे लिए अभी गुढ़ाल में उसका कौन सा प्रश्न है, और जो प्रश्न पूछेंगे उनके संदर्भ में 4 व्यक्ति उनके 4 उत्तर देते हैं। अब श्री प्रकाश, मतलब लेखक का प्रश्न कौन सा है? लेखक का प्रश्न, लेखक का एक प्रश्न। लेखक यह प्रश्न करना चाहता है कि हमारे देश में बड़े बड़े नेता जन्मे, बड़े बड़े क्रांतिकारी आंदोलन हुए, उसके बावजूद भी हमारा देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा है, हमारे देश की उन्नति क्यों नहीं हो रही है। जब पहले हम देखते हैं कि हमारा इतिहास, तो हमारा देश सोने की चिड़िया थी। बाहर के लोग हमारे देश में पैसे कमाने के लिए आते थे, और आज हमारे देश के लोगों को पैसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, व्यापार करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो जो हमारा राष्ट्र जो पहले जो सोने की चिड़िया था, लेकिन बाद में कुछ परिस्थितिवश हम समझ सकते हैं कि जो देश सोने की चिड़िया नहीं रहा, तब लेखक श्री प्रकाश यह चाहते हैं कि हमारा देश दोबारा ऐसा बने, इसलिए वो राष्ट्र की उन्नति के संदर्भ में प्रश्न पूछते हैं। उनका यह प्रश्न है कि हमारे देश में बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े आंदोलन हुए, उसके बावजूद हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर पाता। लेखक का एक यही प्रश्न है कि देश आखिर में उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। और ये प्रश्न
अपने जो पहचान वाले लोग हैं, जो विदेशी हैं, जो यहाँ भारत में आकर कई अरसों से रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो उनके कुटुंब में किसी न किसी तरह अच्छे संबंध जुड़ गए हैं, तो ऐसे लोगों को मिलते हैं और ऐसे लोगों को प्रश्न पूछते हैं कि आखिर में हमारा देश उन्नति क्यों नहीं करता है। कभी कभी कुछ लोग उनके प्रश्न का उत्तर देने में हिचकिचाते हैं, वो खुलकर उनका जवाब नहीं दे रहे हैं, फिर भी लेखक बार बार यही प्रश्न पूछते हैं और उनको उसका उत्तर देने के लिए मजबूर करते हैं। लेखक पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए एक ईसाई पादरी, मतलब ईसाई पादरी को अपना यह प्रश्न पूछते हैं। वो ईसाई पादरी जो 36 सालों से हमारे देश में रहकर ईसाई धर्म का प्रचार किया एवं गरीब लोगों की सेवा, जिसके फलस्वरूप वो हमारे देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वो घूमे, वहां के लोगों से मिले, हमारे देश की मानसिकता को उन्होंने ठीक तरह से पहचाना था। इसलिए श्री प्रकाश एक ईसाई पादरी से मिलते हैं और उनसे यह प्रश्न पूछते हैं कि हमारा देश आज उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। तो ये जो ईसाई पादरी है वो अपना जवाब देते हैं कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। ये उनका जवाब है कि तुम लोगों वो जो अपने काम में गर्व नहीं लेते। लेखक का उन्होंने जवाब दिया, वो उस एक ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उसने उत्तर दिया कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। उस ईसाई पादरी ने अपनी बात उदाहरण देकर समझाया। जैसे नौकरी के लिए आवेदन, जब किसी को नौकरी की जरूरत होती है तो वो सबसे पहले आवेदन पत्र लिखता है, प्रार्थना पत्र लिखता है, और उसमें वो आरंभ में बिल्कुल विनम्र भाषा में बिल्कुल सम्मान पूर्वक वो उस अपना जो आवेदन पत्र है उसकी शुरुआत करता है। लेकिन और जब वो आवेदन पत्र का अंतिम भाग होता है जिसमें वो प्रतिज्ञा लेता है, ऐसी प्रतिज्ञा कि यदि मुझे इस नौकरी के लिए चुना गया तो मैं पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा, अपना जो मालिक है, अपनी जो सरकार है, उसकी उत्तरोत्तर प्रगति हो ऐसा मैं कार्य करूंगा। लेकिन ये जो प्रतिज्ञा है, जैसे नौकरी मिलती है वो भूल जाता है। नौकरी मिलते ही वो लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपने मालिक के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र करते हैं। तो इस तरह हमारे देश में जो कर्मी और कथनी है, जो कर्मी और कथनी में सामंजस्यता नहीं दिखाई पड़ती। मतलब हमारे देश के लोग ऐसे हैं, बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। नौकरी के पहले जो आवेदन पत्र देते हैं इसमें अच्छे अक्षरों में, अच्छे सरल भाषा में विनम्रता पूर्वक लिखते हैं, लेकिन जैसे नौकरी मिल जाती है तो वही लोग बैठे बैठे अपना काम भूल जाते हैं। जिस काम के लिए उनको चुना है
वो काम नहीं करते हैं और बदले में क्या करते हैं, वो षड्यंत्र करते हैं। और वो षड्यंत्र किसके खिलाफ, अपने मालिक के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ। इसलिए ये ईसाई पादरी कहता है कि जो तुम्हारा जो राष्ट्र है वो राष्ट्र आज विकसित नहीं हो पाया है, उन्नति नहीं हो पाई है। जबकि स्वदेशों में क्या होता है, जबकि विदेशों में जो नौकरी के लिए जो आवेदन पत्र होते हैं वो बिल्कुल आवेदन पत्र सरल होते हैं, उनकी भाषा भी सरल होती है, लेकिन जैसे ही उनको नौकरी मिल जाती है तो वो पूरी निष्ठा के साथ वो नौकरी करते हैं। यहां तक वे समझते हैं कि जैसे मैं ये काम करना बंद कर दूंगा तो ये दुनिया थम जाएगी, ये मेरा काम थम जाएगा, मेरे बिना ये काम पूरा नहीं होगा। ऐसी निष्ठा के साथ, ऐसे लगन के साथ वो काम करते हैं। परिणाम स्वरूप हम विदेशों में देखते हैं कि उनकी उन्नति, उनकी प्रगति उत्तरोत्तर हो रही है, जबकि हमारा देश धीरे धीरे प्रगति करता है, लेकिन वो जो तेज गति से प्रगति करते हैं उसके तुलना में हमारी जो गति हो बिल्कुल मंद है। तो ये जो ईसाई पादरी है उसने सही सूचन दिया। हमारे जो लेखक श्री प्रकाश है, श्री प्रकाश ने ईसाई पादरी की बात का समर्थन किया। श्री प्रकाश कहता है कि सही बात है, हमारे देश के लोग ही ऐसे हैं जो अपने काम के प्रति गर्व नहीं करते हैं। और वो समर्थन में यही कहते हैं कि जो हमारी जो परंपरा है वो परंपरा कैसी है, काम में गर्व करने का आदेश। मतलब हमारी जो परंपरा पहले से देखते हैं कि काम के प्रति हमें गर्व करना चाहिए, और जाति भेद भी इसी पर निर्भर करता है। जैसे एक जाति का व्यक्ति दूसरे जाति में अपना मान सम्मान नहीं चाहता है, वो अपनी जाति में ही मान सम्मान पद की चाहना करता है। कई जाति के लोग अपना जो व्यवसाय होता है उसका सत्कार करता है। जैसे बढ़ई है वो अपने औजारों और जो व्यापारी है वह अपने पहियों, कुछ जो तिथियां होती है उस तिथियों में उनकी पूजा करता है, अर्चना करता है। तो ये परंपरा हमारी पाई जाती है। अपनी लंबी दास्तान के कारण, लंबी दास्तान के कारण हम परंपरा भूल गए। परंपरा भूल जाने का कारण यह हुआ कि आदमी अपना एक काम छोड़कर दूसरा काम ले लेता है, एक काम छोड़ के दूसरा काम अपना लेता है, अपना खुद दुखी होता है और दूसरों को दुखी करता है। खुद का काम बिगड़ जाने के कारण वो अपना काम भी खराब करता है और दूसरों को खराब करता है। परिणाम स्वरूप ऐसी मानसिकता के कारण आज ऐसी स्थिति हो गई है कि जो हमारा जो देश है वह विकास नहीं कर रहा है, उन्नति नहीं कर रहा है। तो ये जो पहला जो प्रश्न था ईसाई पादरी को जो पूछा, उसके समर्थन में श्री प्रकाश ने अपना समर्थन दिया कि भाई ईसाई पादरी ने जो बात बताई है वो बिल्कुल सही है। अब दूसरा जो क्या उत्तर देता है, जो श्री प्रकाश का जो प्रश्न है उसकी बात है। यहां पर जो एक वृद्ध है जो सरकारी कर्मचारी के ICS, IAS के सदस्य
अब टेंशन पर मतलब उतर आए हैं और अपने स्वदेश चले गए। तो ऐसे एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी को लेखक श्री प्रकाश ने अपना यह प्रश्न पूछा। इस व्यक्ति के साथ श्री प्रकाश का अच्छा संबंध था, मतलब पारिवारिक संबंध भी था, और इनके द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उन्होंने उत्तर दिया कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। लेखक के प्रश्न पर उन्होंने उत्तर दिया कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। मतलब उनका मानना यह है कि दूसरों के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, उसका ख्याल होना चाहिए। आज ऐसा हो गया है कि हम दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। परिणाम स्वरूप आज स्थिति ऐसी बन गई है कि अविश्वास फैल गया है। आज एक आदमी को दूसरे आदमी पर विश्वास नहीं रहा है। जब ऐसी स्थिति अपने देश में हो जाए तो फिर विकास की बात क्या करना। तो ये जो वृद्ध सरकारी कर्मचारी है उसने ये बताया कि सबसे पहले हमें एक दूसरे के बीच जो अविश्वास पैदा हो गया है, जो फैल गया है, उसको हमें दूर करना पड़ेगा। इसलिए वो उदाहरण देकर अपनी यह बात बताते हैं। उदाहरण में सबसे पहले उन्होंने दावत का उदाहरण दिया। यहां पर वो सरकारी कर्मचारी दावत का उदाहरण देकर समझाते हैं कि हम जब किसी को अपने घर पर दावत के लिए बुलाते हैं तो घर वालों को अविश्वास रहता है कि वो समय पर अपने घर पर आएगा कि नहीं, या दावत के लिए आएगा कि नहीं। और जिसको दावत के लिए बुलाया है उसके मन में भी अविश्वास है। वो यह चाहता है, वह यह मानता है कि यदि मैं समय पर उनके घर पर न गया तो खाना मिलेगा कि नहीं, सही वक्त पर खाना मिलेगा कि नहीं। तो ये दोनों के बीच अविश्वास है, और ये अविश्वास की जड़ देश के विकास में बाधक है। आगे उन्होंने अपनी बात बताई। दूसरा उदाहरण दिया गृहस्थ परिवार का। धोबी और दर्जी। वो दूसरा उदाहरण देकर अपनी बात समझाते हैं कि जो गृहस्थी लोग हैं उनको धोबी पर और दर्जी पर अविश्वास है। वो यह जानते हैं, यह समझते हैं, यह मानते हैं कि हमने जो कपड़े लिए हैं वो समय पर देगा कि नहीं। धोबी और जो दर्जी है वो अपने जो ग्राहक है उस पर अविश्वास है। वह यह सोचता है कि मुझे समय पर पैसा मिलेगा कि नहीं। तो ये अविश्वास है। परिणाम स्वरूप तुम्हारे जो देश है वो प्रगति नहीं कर रहा है। आगे अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए, अधिक स्पष्ट करने के लिए वो उदाहरण देते हैं रेलगाड़ी। इसमें अक्सर ऐसा पाया जाता है कि जो मुसाफिर होता है, जैसे ही रेल आती है, ट्रेन आती है, तो वो समझता है कि मुझे बैठने के लिए जगह मिलेगी कि नहीं। और अंदर जो सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति यह सोचता है कि मेरे पास जो बैठने वाला व्यक्ति है वो अच्छा आएगा कि नहीं, उसमें इंसानियत गुण होंगे कि नहीं। मतलब दोनों में अविश्वास है। अब जब दोनों में अविश्वास है तो फिर देश का विकास किस तरह संभव है। इतना ही नहीं, चलने वाला आदमी जो पैदल चलता है उस चलने वाला आदमी का उदाहरण दिया कि उसके आगे जो व्यक्ति चला जा रहा है उसके हाथ में छाता है। यदि वो छाता खुलेगा तो शायद हमारी आंखों में न लग जाए, ऐसा उनमें अविश्वास है। और उनके पीछे जो चलता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो पीछे चलने वाला आदमी हमें धक्का मार के आगे ना चला जाए। तो ऐसी अविश्वासता के कारण आज तुम्हारा जो देश है वो देश सदियों से
पिछड़ा हुआ है, इतने महान पुरुष होते हुए भी। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े ऐसे आंदोलन होने के बावजूद भी तुम्हारा देश आज विकास नहीं हो पाया है। तो इस तरह ये 3 उदाहरण देकर जो दूसरे जो सरकारी कर्मचारी है, जो ICS, IAS ऑफिसर थे और 30 साल तक हमारे देश में नौकरी की और अब पेंशन पे चले गए, तो स्वदेश गए, तो वो कहते हैं कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते हो, परिणाम स्वरूप हमारा जो देश है, तुम्हारा जो देश है वो प्रगति नहीं कर रहा है। अब श्री प्रकाश अपना यह प्रश्न एक जो तीसरे जो व्यक्ति है उनसे पूछते हैं। तीसरा व्यक्ति जो 7-8 साल से भारत में वो रह रही है, इतना ही नहीं, इन 8-7 सालों में यह तीसरी व्यक्ति या जो स्त्री है वो पूरे भारत में भ्रमण कर चुकी है। और भारत में भ्रमण करने के बाद उन्होंने हमारे देश के लोगों को अच्छी तरह से पहचान सकी है और भारत के प्रति उनके हृदय में अगाध प्रेम है। इसके कारण श्री प्रकाश जो प्रश्न उनको करते हैं उनका वो सही आंसर वो देती है और अपना आंसर देते हुए वह कहती है, मतलब उनका जवाब है कि तुम लोग बड़े आलसी हो, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारा जो यह राष्ट्र है वो राष्ट्र विकास नहीं कर रहा है। तो उन्होंने अपनी यह बात उदाहरण देकर समझाई, मतलब उन्होंने श्रम का महत्व बताया कि मेहनत के बिना कोई भी आदमी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर नहीं सकता है। वन के शेर को भी मेहनत करनी पड़ती है, तभी तो शिकार मिलता है। कोई शिकार उनके मुंह में डायरेक्ट नहीं आ जाता है। जंगल का शेर होता है, वन का शेर होता है, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ जो ये तीसरी व्यक्ति जो स्त्री है, उन्होंने कहा कि हमारे देश के लोग बड़े आलसी हैं, मतलब उन्होंने श्रम का महत्व समझा। आजकल हमारे देश में जो श्रम करना मतलब मर भूखों मतलब जो भूख से मरता है उनके लिए ही श्रम माना गया है। बड़े लोग आज श्रम करते नहीं है। तो ये जो मर भूखे लोग हैं मतलब वही श्रम करें और जो बड़े लोग हैं वो शांति से बैठे रहे। अब ऐसी स्थिति तुम्हारे देश में देखने को मिलती है, तो फिर देश का विकास किस तरह संभव है? तो इस तरह वो अपनी बात समझाते हुए आगे कहती है कि संसार में देख लेना चाहिए कि जो लोग बड़े हुए वह अपने अथाक परिश्रम के कारण महान बने। जैसे रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, निर्मा कंपनी, तो बड़े साइंटिस्ट हुए। तो ये लोग शरीर परिश्रम अथाक परिश्रम किया, परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। परिश्रम के बिना कुछ नहीं होता है। छोटी जो चीटी होती है उसको परिश्रम करना पड़ता है, वन का शेर होता है उसको परिश्रम करना पड़ता है, और जो इंसान होता है वो इंसान को भी परिश्रम करना पड़ता है। तो यदि आदमी काम करना ही छोड़ दे तो फिर उनका विकास किस तरह है? तो उन्होंने यह बात समझाई कि तुम्हारे जो देश के लोग हैं वो बड़े आलसी हैं, परिणाम स्वरूप तुम्हारा जो राष्ट्र है वो राष्ट्र आज अविकसित है। मतलब अविकसित मतलब उतना विकास नहीं हो पाया है जितना विकास होना चाहिए। क्योंकि आपकी धरोहर कैसी है, आपकी परंपरा देखो, जहाँ ऋषि मुनि परंपरा थी, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था देश को, जो अपनी परंपरा में बड़े बड़े आंदोलन हुए, बड़े बड़े महान लोग पैदा हुए, इतने ही नहीं संत भूमि है। तो ये विकास जो विदेश में जो विदेश के जो राष्ट्र है उससे भी
बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। इसका कारण वो अपने जो ये आलसी स्वभाव है यहाँ के उन लोगों का उदाहरण देकर हमें ये बात समझाने का प्रयत्न किया है कि यदि आलस होते तो देश अवश्य ही विकसित हो सकता है। तो ये बात यहाँ पर अपने तीसरे में जो जवाब दिया उसमें हमको देखने को मिली। अब श्री प्रकाश जो है वो अपना चौथा प्रश्न मतलब चौथे व्यक्ति से पूछते हैं और अपना जो ये प्रश्न है वो प्रश्न पूछते हैं कि हमारे देश में ऐसी क्या कमी रह गई है और आप ये कमी बताए और मैं ये कमी दूर करना चाहता हूं। तो चौथे आदमी से मिले जो एक वृद्ध स्त्री है, 40 साल से भारत में रहकर विविध संस्थाओं में सेवा दी, जिसके फलस्वरूप वो अपने देश को ठीक तरह से जानती है, ठीक तरह से समझती है। तो श्री प्रकाश ऐसे एक वृद्ध स्त्री से मिले और उनके समक्ष अपनी समस्या रखी और उस वृद्ध स्त्री ने अपने जवाब में कहा कि तुम लोगों में उदारता नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा राष्ट्र विकसित नहीं हो पाया है। उदारता मतलब हमारे देश के लोग यही समझते हैं कि मुझसे आगे कोई ना निकल जाए, सब मेरे पीछे ही रहे, मतलब ईर्ष्या भाव होता है, बस उनको ही सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, दूसरा उनके पीछे रहे। ये बात बनी उदारता। ऐसी स्थिति है तो इसमें तो एक ही दो ही व्यक्ति का विकास हो सकता है, बाकी सब लोग पीछे रह जाते हैं। इतना ही नहीं, जो गुणी नवयुवकों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता, वो सदैव पीछे रह जाते हैं। उसमें भी बहुत सारी जो काबिलियत होती है, लेकिन उसको आगे आने का कोई मौका ही नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से ऐसे हमारे देश के जो लोग हैं, जो गुणी नवयुवक है, वो भी और आगे आने से वो रह जाते हैं। वो अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए वो समझाते हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं अपना ज्ञान दूसरों को नहीं देते। परिणाम स्वरूप क्या होता है? ये परिणाम स्वरूप जो बड़े बड़े आविष्कार हुए, बड़े बड़े औषधीय ज्ञान है, वो क्या हो गया? लुप्त हो गया। हमारे देश में जो रामायण में औषधि का उल्लेख है कि ऐसी संजीवनी औषधियां है कि जो आदमी को मतलब कोई भी रोग हो, कोई व्यक्ति मूर्छित हो गया हो, किसी प्रकार का कोई रोग हो, तो उसमें औषधि का वर्णन है। चरक संहिता में बहुत सारी औषधि का वर्णन है। हमारे जो विज्ञान है उसमें बहुत सारे आविष्कार हमारे देश में हुए हैं, लेकिन ये आविष्कार, ये जो औषधीय ज्ञान है वो लुप्त क्यों हो गया? क्योंकि जो ज्ञानी लोग हैं वो ज्ञानी लोग परंपरा को छोड़ दिया। मतलब गुरु शिष्य की परंपरा, गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है, शिष्य फिर गुरु बनता है, दूसरे शिष्य को ज्ञान देता है, इस तरह पूरी परंपरा चली आ रही है। लेकिन ये जो ज्ञानी लोग हैं वो कुछ ऐसे उदार नहीं है, परिणाम स्वरूप उनके द्वारा किए गए आविष्कार, उनके द्वारा खोजी गई दवाइयां, उनके जीते जी तो जीवित रही, लेकिन जैसे मर गए तो ये लुप्त हो गया। परिणाम स्वरूप आज स्थिति ऐसी हो गई कि जो अपना देश है वो पिछड़ गया। जो पहले जो ज्ञान था, भरपूर ज्ञान का भंडार था, वो धीरे धीरे लुप्त हो गया और इसके परिणाम स्वरूप आज हमारा जो देश है वह देश विकसित नहीं हो पाया है। तो इस तरह श्री प्रकाश अपना एक प्रश्न इन चार लोगों के समक्ष कहते हैं।
इनका विवरण देते हैं और बाद में ये जो 4 तरह के जो लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने जो अपना जो अनुभव है उस अनुभव के तहत लेखक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए वो प्रयत्न करते हैं। अब इस लेसन में पहला एक प्रश्न पूछा, बाद में 4 व्यक्तियों ने उत्तर दिया। अब लेसन के अंत में, लेख के अंत में लेखक अपना निष्कर्ष देते हैं कि लेखक कहते हैं कि अभी ये इन चारों महानुभावों का जवाब सुनकर मैं निष्कर्ष रूप में यह कहूंगा जिसकी वजह से हमारा जो देश है वो देश अधिक से अधिक विकसित होगा। तो सबसे पहले कहते हैं कि करनी और कथनी में समानता होनी चाहिए। यदि ऐसा रहा तो हमारे देश को ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो विकास की ओर उन्मुख करने से उसे कोई रोक सके, मतलब करनी कथनी में सामंजस्य बने। वो आगे कहते हैं कि दूसरों के प्रति हमारी जिम्मेदारी, मतलब दूसरे लोगों के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारे काम के प्रति क्या जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हमें ठीक तरह से समझना चाहिए। और अपनी जो जिम्मेदारी के प्रति यदि हम अपनी पूरी निष्ठा से या लगन से काम करेंगे तो देश अवश्य ही प्रगति की ओर उन्मुख होगा। तो ये बात बताई। और अंत में निष्कर्ष के रूप में श्री प्रकाश यह कहते हैं कि हमें श्रम का महत्व समझना पड़ेगा, क्योंकि जो विदेशों में है वो लोग समय के हिसाब से काम करते हैं, वहां पर घंटों के हिसाब से सैलरी मिलती है। इतना ही नहीं कि वहां पर जो काम किया जाता है वो समझ लेते हैं कि 1 घंटे में आ जाना, 2 घंटे में आ जाना, तो वहां समय श्रम का महत्व है। वहां करीब लोग 12-12, 13-13 घंटे काम करते हैं, तभी तो वो विदेशों में इतना विकास हो पाया है। तो श्री प्रकाश कहते हैं कि हमें श्रम का महत्व समझना पड़ेगा और हमें भी श्रम अधिक से अधिक करना पड़ेगा। और अंत में कहते हैं कि हमें जो मतलब हमें दयालु होना चाहिए, मतलब जो लोग आगे आना चाहते हैं, हमें जो भी जो बात में हम माहिर हैं, जो अच्छी तरह से जो वस्तु आती है, तो हमें दूसरों को बताना चाहिए, दूसरों को सिखाना चाहिए। और ऐसे करके हम सब मिलकर ये हमारा जो राष्ट्र है उस राष्ट्र को हम विकसित बना सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर श्री प्रकाश ने एक प्रश्न 4 उत्तर, तो शीर्षक से ही पता चलता है यहाँ कोई प्रश्न होगा और इसके 4 उत्तर होंगे और अंत में लेखक ने अपना निष्कर्ष बताकर ये बात समझाई है।